नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक तरफ नरेंद्र मोदी रोज नए वीडियोस डाल रहे हैं, रोज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे नई नई रील बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बच्चों की हमको बहुत चिंता है। टास्क फोर्स बना रहे हैं, उसमें नंदन नीलकेनी को ले आ रहे हैं। ये अलग बात है कि एक जमाने में नंदन नीलकेनी उनको फूटी आंख नहीं सुहाते थे, लेकिन अब वो उनको ले आ रहे हैं। सारी बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ हो रहा है वो ज्यादा खतरनाक है और वो ये है कि नीट के विरोध में जो बच्चे लगे हुए थे, जो बच्चे सड़क पर आए थे, लगातार उनके घर पर नोटिसें जा रही हैं, लगातार उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। बिहार से, बंगाल से और अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं और सब खामोश बैठे हुए हैं। जुनैद का किस्सा तो आप जानते ही हैं। जुनैद जो बच्चों को खाना खिला रहे थे, जुनैद जो पहले दिन से वहां पर लगे हुए थे, पहले उनको परिवार को परेशान किया गया, फिर कल यह खबर आई कि जुनैद को लेकर दिल्ली पुलिस जो है उत्तराखंड तक गई, वहां पूछताछ किया और उसके बाद छोड़ दिया। वहां से गायब करके वो लौटे। एक चैनल पर वो आए थे, रोते हुए दिख रहे थे, परेशान दिख रहे थे। हमने भी उनसे कांटेक्ट किया है, जल्दी ही उनसे एक बातचीत हम आपको सुनवाएंगे, दिखाएंगे। जुनैद के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं, बिहार से अगर मैं शुरुआत करूं तो बिहार में 87 छात्रों को पेश किया गया कोर्ट में। सबकी जमानत याचिका खारिज हो गई और उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया है। यह पटना की बात है। इसके अलावा बाकी शहरों को अगर देख लें तो 258 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। 258 यानी 258 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लोग उस आंदोलन में थे। जबकि आपको याद होगा सीजेपी के साथ जो मीटिंग हुई थी, जिसमें समझौते का ऐलान किया गया, उसमें यह कहा गया था किसी छात्र को परेशान नहीं किया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीजेपी के जो लीडर्स हैं, ठीक है वो पार्टी कर रहे हैं, उनको पार्टी करने का पूरा हक है, लेकिन वो इसके साथ साथ इस बात पर भी ध्यान देंगे कि उनके कहने पर जो लोग सड़क पर उतरे थे उनको परेशान न किया जाए, उनको जेलों में डालकर सड़ाया ना जाए। पुलिस का यह कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो और बाकी जो उनको सबूत मिले हैं उनके आधार पर यह कार्रवाई की गई है 109 और 121 में। बिहार में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें तेज प्रताप यादव भी हैं। तेज प्रताप यादव यानी लालू प्रसाद यादव के बेटे। पहले उनको गिरफ्तार किया गया था और यह हुआ कि छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया है। तेजस्वी यादव वैसे तो इस पूरे मूवमेंट में दिखाई नहीं दिए, लेकिन अब लगता है लौट आए हैं। कल उनके वीडियोस आए, जिन वीडियोस में उन्होंने कहा कि अगर इन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो फिर से आंदोलन छेड़ा जाएगा, इन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तेज प्रताप यादव के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन उनके साथ साथ बिहार भर में जो छात्र गिरफ्तार हुए हैं वो हमारा मुद्दा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तेजस्वी इसको पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। और केवल बिहार में नहीं हुआ है, अगर बंगाल में देखेंगे तो गुंडा अधिनियम के तहत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनको जमानत नहीं मिली है। ये नया गुंडा एक्ट बना है जिसमें जितने दिन चाहें उतने दिन जेल में रख सकते हैं। 14 लोगों को बैंकशाल कोर्ट में पेश किया गया और मैं आपको यह भी बता दूं कि 14 लोगों में से 13 मुसलमान हैं, यानी 13 मुसलमान और एक हिंदू लड़के को गिरफ्तार किया गया है गुंडा एक्ट में। यह बंगाल की बात है। आसाम में अगर करेंगे तो आसाम में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने पुलिस से परमिशन मांगी थी। इन तीनों युवकों का नाम भी आप सुन लीजिए, मंजूर रहमान, अशरफुल इस्लाम और अब्दुल कासिम। और ये सारे बच्चे 23 साल के आसपास के हैं, 23 साल, 21 साल, 23 साल, इसी तरह के, यानी युवा हैं। आप देखिए कि आसाम के अंदर एक मिनिस्टर की बेटी जाती है आराम से आंदोलन में हिस्सा लेती है, मोदी के खिलाफ नारा लगाती है, लेकिन उस लड़की के खिलाफ कुछ नहीं होता है। 3 ये मुस्लिम युवक जिन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए पुलिस से परमिशन मांगी थी, प्रोटेस्ट हुआ भी नहीं है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ऐसे ही गुवाहाटी में नीट का पूरा विरोध प्रदर्शन चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था। प्रोटेस्ट में शामिल लोगों को कुछ नहीं कहा गया, लेकिन उस प्रोटेस्ट को देख रहा था आरिफुल इस्लाम नाम का लड़का, उसको 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखने के बाद 7 अगस्त तक जेल भेज दिया गया है। यानी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि नीट जब खत्म हो गया, नीट के अंदर तो हिंदू मुसलमान नहीं चला। नीट का जो पूरा आंदोलन चल रहा था उसमें हिंदू मुसलमान सब के सब शामिल थे।
लेकिन यह आंदोलन खत्म होने के बाद ऐसा साफ नजर आ रहा है कि मुस्लिम बच्चों को परेशान करने के लिए ये सारी सरकारें बिल्कुल लग गई हैं। खास तौर पर बंगाल और असम से जिस तरह की खबर आई है उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। 14 बच्चे गिरफ्तार होते हैं, उसमें से 13 बच्चे मुसलमान। यहां 3 बच्चे परमिशन मांगते हैं, 3 मुस्लिम बच्चे परमिशन मांगते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गुवाहाटी में पूरा प्रोटेस्ट चलता है और उसमें एक बच्चे को गिरफ्तार किया जाता है जो प्रोटेस्ट को देख रहा था खड़े होकर, और सारे मुसलमान। आप ये खेल समझ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के बहुत कायदे से समझ में आया है कि हिंदू और मुसलमान एक हो गए तो उसको झुकना पड़ेगा। मुझे लोकमान्य तिलक की बात याद आती है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी। उन्होंने लखनऊ की कांग्रेस जो 1916 में हुई थी उसमें मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया। लोगों ने सवाल उठाया कि आप मुसलमानों के साथ एकता क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है अभी तिकोनी है। एक कोने पे हिंदू है, एक कोने पे मुसलमान है और एक कोने पर अंग्रेज है। जब हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे तो सीधी लड़ाई होगी और अंग्रेज को भागना पड़ेगा। और यही वजह है कि अंग्रेजों ने लगातार हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की। यहां पर भी भारत सरकार ने यह देखा और देश भर ने यह देखा कि जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक होकर जंतर मंतर से लेकर देश भर के तमाम जंतरों मंतरों पर इकट्ठा हो गए और आंदोलन शुरू कर दिया तो सरकार को झुकना पड़ा। इसलिए अब कैसे भी इन बच्चों को बांटने की कोशिश हो रही है। एक तरफ मुसलमानों को जानबूझकर गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि आगे जब आंदोलन हो तो लोग कहें कि मुस्लिम बच्चे वहां ना जाएं, बेकार में उनको परेशान किया जाएगा। और दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पे पेज बन रहा है आरक्षण के खिलाफ, रिजर्वेशन के खिलाफ। उसके भी मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, पता नहीं कितने मिलियन। और आपको सोशल मीडिया पर लगातार आरक्षण के मुद्दे पर वीडियोस दिखाई दे रहे हैं। यानी धर्म के नाम पर बांटो और जाति के नाम पर बांटो। तैयार रहिएगा, आगे कोई अगर आपको फर्जी आरक्षण आंदोलन दिखाई दे जिससे इस एकता को तोड़ा जा सके तो इसमें कोई आश्चर्य मत कीजिएगा। बहुत ऊपर से यह खेल चल रहा है। सरकार जनता की एकता से घबरा गई है। सरकार युवाओं के, जेनजी की एकता से घबरा गई है और इसीलिए अपना पुराना खेल खेल रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी प्यारे प्यारे वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी सरकारें ये खेल खेल रही हैं। उधर राहुल गांधी ने अमित शाह जी को एक चिट्ठी लिखी है, प्रेम पत्र लिखा है, और उस चिट्ठी में यह लिखा है कि आप लोग बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि बच्चों के ऊपर इतना बल प्रयोग क्यों हुआ? किसने ये इजाजत दी थी कि बच्चों के ऊपर पैलेट गन चलाई जाए? किसने बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज की और कील लगी हुई लाठियों की बरसात करने की इजाजत दी थी? ये सवाल पूछा है राहुल गांधी ने। अगर 2 पॉइंट में इन सवालों को जोड़ना हो तो मैं कहूंगा, पहला सवाल था कि होम मिनिस्टर के रूप में क्या आपने छात्रों के खिलाफ इतने खतरनाक बल प्रयोग की इजाजत दी थी? और दूसरा सवाल कि जो लोग सादे कपड़ों में दिख रहे थे, जो छात्रों को पीट रहे थे, वो पुलिसकर्मी थे और या फिर आपके स्वयं सेवक थे? उनकी तैनाती किसने ऑथोराइज की थी? किसने उनको मोर्चे पर भेजा था? देखिए, अगर इंडियन एक्सप्रेस की आज की रिपोर्ट देखें तो संसद मार्च के दौरान जब बच्चे संसद तक जाने के लिए निकले थे तो पैलेट गन फायरिंग हुई थी। और आरएएफ के ये जांच बता रही है कि आरएएफ के एक जवान ने 7 राउंड पैलेट फायर किए जिसमें 5 प्रदर्शनकारियों को लगे। आपको याद होगा, राहुल गांधी ऐसे ही एक लड़के साहिल के साथ आए थे जिसके कई जगहों पर पैलेट गन लगे हैं, आंख के पास भी लगी है, और राहुल गांधी ने बताया था कि पता नहीं दोबारा वो देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, उसकी आंख पूरी तरह से ठीक हो पाएगी कि नहीं। चूंकि मैं कश्मीर पर काम करता हूं, कश्मीर पर रिसर्च करता हूं, इसलिए पैलेट गन से अच्छी तरह से परिचित हूं। कश्मीर में जब पैलेट गन्स बरसी थी, सैकड़ों लोग उसके शिकार हुए थे। कितने सारे लोगों की देह पर आज भी पैलेट गन के निशान हैं और कितने ही लोग अंधे हो गए थे, कितने ही लोगों ने अपने आंखों की रोशनी खो दी थी। वही पैलेट गन यहां पर इस्तेमाल हुआ है। और यहां पर मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं कि आरएएफ के चीफ ने यह माना है कि एक्स्ट्रा बल प्रयोग हुआ, जितना बल प्रयोग होना चाहिए था उससे ज्यादा बल प्रयोग हुआ। और दरअसल बहुत सारे लोग कहते हैं आप शुरू में विरोध कर रहे थे। जी, मैं विरोध कर रहा था और आज भी मेरे पास यह सवाल है कि जब ये बच्चे सड़क पर निकले थे तो सारे लीडर्स कहां चले गए थे? कोई कहीं धरना कर रहा था, कोई ट्रक में बैठा हुआ था। गीतांजलि वांगचुक जो अब ट्राल्स कह रही हैं सवाल उठाने पर, जिनको सनातन याद आ रहा है, ऐसे पेश कर रही हैं जैसे ये केवल हिंदुओं का आंदोलन था। कहां थी पूरे दिन?
जब डिंपल यादव घायल बच्चों को सहला रही थी, घायल बच्चों को जितनी हो सके उतनी मदद करने की कोशिश कर रही थी, तो गीतांजलि कहां थी? सारे लीडर्स कहां थे? कोई लीडर नहीं था। बच्चों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था और सरकार को यह लगा था कि लाठीचार्ज करके बच्चों को हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा। वो ये नहीं जानते थे कि बच्चे और बड़ी संख्या में और जिद के साथ सड़क पर आ जाएंगे और इस आंदोलन के सामने उसको झुकना पड़ेगा। सारे लीडर्स गायब थे। यह एक ऐसा फैक्ट है जिससे कभी इंकार नहीं किया जा सकता। अगर आपने कॉल दी थी तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप वहां पे रहिए, आप आगे रहिए, और शायद लीडर्स होते तो इस तरह का लाठीचार्ज नहीं हुआ होता। खैर, बात यह हो रही थी कि आरएएफ के जो चीफ है उन्होंने कहा है कि हां, मैं मानता हूं कि एक्स्ट्रा जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा बल प्रयोग हुआ था, जबकि किसी बच्चे के हाथ में एक लाठी भी नहीं थी। बाकी हथियार तो आप छोड़ दीजिए। तो राहुल गांधी का यह सवाल बिल्कुल जायज है, और जब तक इसकी जांच नहीं कराई जाती है और खास तौर पर जो लोग इसके जिम्मेदार थे उनको सजा नहीं दी जाती है, और चलिए जो पुलिस में है उनकी बात अलग है, जो सादे कपड़ों में लाठियां लेकर पीट रहे थे, अगर आंदोलन करने वाले बच्चों की पहचान सीसीटीवी कैमरा और बाकी सबसे हो सकती है, तो उन बच्चों के ऊपर सादे कपड़ों में लाठी बरसाने वालों की पहचान क्यों नहीं हो सकती है सीसीटीवी से, जबकि उनके सैकड़ों वीडियो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं? तो सरकार अगर वाकई ईमानदार होती तो इनकी पहचान करती और इनको सजा देती। राहुल गांधी ने यही सवाल पूछा है कि इनको ऑथोराइज किसने किया था? पुलिस ने ऑथोराइज किया था, सरकार ने ऑथोराइज किया था, या किसी और ने इनको ऑथोराइज किया था कि वहां आए और मारे? और कितनी सारी घटनाएं आई हैं। एक बच्चा जो जंतर मंतर के लिए आ रहा था, एक आदमी उसको रोकता है, कार में बैठे बैठे उसके साथ बदतमीजी करता है, उसको मारता पीटता है और उसके बाद बाकायदा वीडियो बना के जारी करता है, लेकिन अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि उसने पिटाई की है। उसने संविधान की धाराओं के हिसाब से अपराध किया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। पिंकी जो है, जिन्होंने धमकी दी थी कि संडे को आएंगे और बच्चों का पिछवाड़ा लाल करेंगे, उनके वीडियोस हैं, उनका जुलूस निकला, पुलिस ऐसे चल रही है जैसे जुलूस में शामिल हो। उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जो बच्चे इस आंदोलन में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश नहीं, कार्रवाई की जा रही है, और उसमें खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने आपको आसाम का बताया कि आसाम के कैबिनेट मंत्री हैं और असम गण परिषद के नेता हैं केशव महंता। उनकी बेटी है दिविसा महंता, वो सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी। बाकायदा उन्होंने इस प्रोटेस्ट में मोदी के खिलाफ नारे लगाए थे। यही नहीं, बीजेपी की सांसद हैं अपराजिता सारंगी, उनकी बेटी हैं अर्चना सचिन राहर, उन्होंने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। भाजपा इसी से घबराई हुई है क्योंकि ये इनके घर तक पहुंच गया था। कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये कहा कि उनके मां बाप जो हैं वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो यहां पर विरोध करने आए हुए हैं, इसीलिए इनको झुकना भी पड़ा। लेकिन अब किसी तरह से ये बच्चों को तोड़ना चाहते हैं। देखिए, जंतर मंतर उजड़ गया, जंतर मंतर से बच्चे अपने घर चले गए, लेकिन हर बच्चा अपने दिल में एक जंतर मंतर लेकर गया है। हर बच्चा अपने दिल में दो भाव लेकर गया है। एक तो ये कि हमारी डिमांड करने पर, हमारे शांतिपूर्ण मांग करने के बावजूद हमारे ऊपर लाठी चलाई गई, और दूसरा ये कि एकता से इस सरकार को झुकाया जा सकता है। इसीलिए कोई गाली को मुद्दा बना रहा है, कोई किसी चीज को मुद्दा बना रहा है, क्योंकि ये दो ऐसी चीजें हैं जो इतिहास में दर्ज हो गई हैं। पहली ये कि छात्रों ने जब अपना अधिकार मांगा तो उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, छर्रे चलाए गए, क्या क्या नहीं किया गया। और दूसरी ये कि बच्चे जब इससे डरे नहीं और अड़ गए तो सरकार को झुकना पड़ा। और यही दो चीजें सरकार को परेशान कर रही हैं, जिसकी वजह से एकता तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हिंदू मुसलमान के नाम पर अलग कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ जाति का मामला फिर से उठाया जा रहा है। भारतीय समाज की जो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है कास्ट और रिजर्वेशन, उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। जब हम लोग जवान हो रहे थे और मंडल कमीशन आया था, तब मंडल कमीशन के विरोध में यही फॉल्ट लाइन सामने आई थी और पूरा देश आरक्षण विरोधी आंदोलन में जल गया था, जिसके बाद तमाम सारी जाति आधारित पार्टियां पैदा होती हैं और पूरी की पूरी राजनीति बदल जाती है। एक बार फिर से यही कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं चेताना चाहता हूं कि यह कोशिश मुंह के बल गिरेगी। आरक्षण खत्म करना आपके बस की बात नहीं है। यह सरकार आरक्षण खत्म नहीं कर सकती है। जिस दिन आरक्षण खत्म कर देगी, इसकी कुर्सी के चारों पाए एक साथ गिर जाएंगे। यह सिर्फ इतना कर सकती है कि आरक्षण के नाम पर जो भीड़ आए उसको और उकसाया जाए, उसको और शोर मचाने दिया जाए।
तो उसके सामने सवाल आएगा कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो तो पूरा खुला हुआ है और सरकारी सेक्टर में कहीं नौकरी है नहीं, तो दूसरी तरफ से प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग भी बढ़ सकती है। यह देश के अंदर बहुत सारे विवाद पैदा कर सकता है, लेकिन सरकार के लिए वोट नहीं जुटा सकता। इस बात को आप एकदम याद रखिएगा। मुझे लगता है कि जो युवा सड़क पर आया था, जिसने इतना सारा कुछ देखा है, मैंने देखा वहां पर जय भीम का नारा लग रहा था और किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लोग तस्वीरें खींच रहे थे, फोटो बना रहे थे और साथ में नारे लगा रहे थे। तो जो ये एकता भारतीय युवाओं के बीच में स्थापित हुई है, उसको तोड़ना आसान काम नहीं होगा। लेकिन इस एकता से जो लोग डर रहे हैं वो तोड़ने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। इसलिए मेरी जो अपील है वो विपक्ष से है, वो सीजेपी से है, वो उन तमाम लोगों से है जो इस आंदोलन को समर्थन दे रहे थे या इस आंदोलन में शामिल थे, कि जिन बच्चों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं उनको लीगल से लेकर हर तरह की हेल्प दी जाए, ताकि अगली बार कोई मूवमेंट हो तो बच्चे इस बात से डरे नहीं। ठीक है, जिस समय जुलूस निकला, लाठियां पड़ी, आप लोग नहीं थे, बात गई, वो खत्म हो गई अब वो बात। उसके बावजूद बच्चे आपके साथ खड़े हुए। लेकिन अब जो परसिक्यूशन चल रहा है, अगर आप उसमें उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो वो बच्चे दोबारा कभी किसी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि उन बच्चों के साथ खड़ा हुआ जाए। राहुल गांधी से मेरी अपील है, मेरी अपील तेजस्वी यादव से है, मेरी अपील अखिलेश जी से है, मेरी अपील महुआ मोइत्रा से है और मेरी अपील सीजेपी के लीडर से भी है कि इन बच्चों के साथ पूरी ताकत से खड़े होइए, इनको लीगल सपोर्ट दीजिए और इनको जल्दी से जल्दी आजाद करवाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि मेरी अपील उन लोगों तक पहुंचेगी और उम्मीद है कि बीजेपी की सरकारें भी इस तरह की हरकतों से बाज आएंगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी जो कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।